फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हमारे जो हम लोग सीरीज स्टार्ट किए हैं उसका पार्ट नंबर 4 है। इसके पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अपलोड कर दिया गया यूट्यूब पर। तो आप लोग जैसे ऐसा ना करेंगे कि केवल हम पार्ट 4 से देखना स्टार्ट कर देते हैं। आपको सबसे पहले पार्ट 1 देखना है, पार्ट 2 देखना है, पार्ट 3, एक सीक्वेंस वाइज में चलते रहना है। आज हम अपनी श्रृंखला में जो चैप्टर वाइज PYQ क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे हैं, उस श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हुए पार्ट नंबर 4 पे पहुंचे हैं। क्लियर है? आपको पता होगा हमारे यूट्यूब चैनल नेट वेट स्टडी के यूट्यूब चैनल पे आपको बिहार से रिलेटेड जितने एग्जाम होते हैं उसके PYQ क्वेश्चन यानी प्रीवियस ईयर एग्जाम में जितने क्वेश्चन आए हुए हैं उसका बाकायदे बहुत अच्छे तरीके से डिस्कशन किया जा रहा है। अभी तक कहने को केवल 30 क्वेश्चन हुए हैं, लेकिन आप उसके डिस्कशन को देखेंगे, एक्सप्लेनेशन को देखेंगे, तो कम से कम आपको 150 क्वेश्चन मिलेंगे वहां से। मुझे जहां तक लगता है 150 प्लस ही होंगे क्वेश्चन। क्लियर? आगे हम आज पार्ट नंबर 4 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। सॉरी, आज का 31वां क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संवत किसने प्रारंभ किया था? ये क्वेश्चन मैं पहले भी डिस्कस कर रखा हूँ। यदि आपको पता होगा तो आप इसमें टिक वीडियो को पॉज करेंगे, जहां भी है ऑफलाइन देख रहे हैं यूट्यूब पे, तो वहां पे थोड़ा सा वीडियो क्वेश्चन जैसे ही आए, क्वेश्चन पढ़ा हुआ था, वीडियो को पॉज करिए। पॉज करने के बाद इन चारों विकल्प में सही आंसर का चुनाव कीजिए, उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाइए। यदि आपका आंसर सही आ रहा है यानी आप सही ट्रैक पे जा रहे हो। ये कहीं प्रॉब्लम है तो ये पढ़ाया हुआ है तो आपसे गलतियां नहीं होनी चाहिए। तो मैं इसका आंसर बता रहा हूँ। भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संवत जो था वो कनिष्क ने स्टार्ट किया था। किसने स्टार्ट किया था? कनिष्क ने स्टार्ट किया था। अब कनिष्क को पता, आप बताइए कनिष्क किस वंश का राजा है? आपको पता होना चाहिए कनिष्क किस वंश का राजा है। तो कनिष्क जो है ये कुषाण वंश का शासक है। कुषाण वंश का शासक है। देखिए अब क्वेश्चन कैसे बनेगा, कुषाण वंश का शासक है। अब जैसे ही कुषाण वंश आया, कनिष्क आया, तो आपको कुषाण वंश पता होना चाहिए। कुषाण वंश आया तो आपको इसके फाउंडर का नाम पता होना चाहिए। संस्थापक कौन थे? अब बताइए, आपको पता है क्या फाउंडर कौन है? ठीक, जिनका नाम क्या था? कुजुल कटफिशियस। नाम थोड़ा अटपटा सा है, लेकिन आप बार बार पढ़ेंगे तो याद है। कुजुल कटफिशियस, कटफिशियस बोलते हैं या कटफिशियस बोलते हैं, बात एक ही है। लेकिन आप इनका नाम याद रखेंगे। क्या नाम है इनके? कुषाण वंश के फाउंडर यानी संस्थापक का नाम क्या है? कुजुल कटफिशियस। उसके बाद कुजुल कटफिशियस के बाद इसका बेटा होता है जो, वो राजा बनता है जिसका नाम होता है बिम कटफिशियस। क्या नाम होता है? बिम कटफिशियस। ये मैं दूसरी तीसरी बार ये पढ़ा रहा हूँ, और जितनी बार आएगा उतनी बार पढ़ाऊंगा ताकि आप लोगों को चीजें याद हो जाएं। क्वेश्चन आए तो तुरंत आप करो, सोचो ही मत। अब बिम कटफिशियस का लड़का आता है जो होता है कनिष्क, जिसका नाम क्या रहता है? कनिष्क। इसी ने इसी ने 78 AD में, 78 AD में, अब AD के बारे में आपको पता ही है। AD का मतलब क्या होता है? एनो डोमिनी, ईश्वर का युग। ठीक, 78 AD में हूणों को पराजित किया था। हूण विदेशी आक्रांता आए थे, हूणों को पराजित किया था। अब पराजित किया तो खुशी हुआ, और खुशी होने पर क्या किया उसने? इसने क्या कराया? 78 AD में ही शक संवत चलवा दिया। क्या चला दिया? शक संवत चलवा दिया। ठीक, तो यहाँ से आपको ये फैक्ट याद रखना होगा। तो कौन राजा कौन होता है? कनिष्क। किस वंश के राजा हैं ये? तो आप बताएंगे कनिष्क, कुषाण वंश के। कुषाण वंश के फाउंडर है कुजुल कटफिशियस, और इसका बेटा है भीम कटफिशियस, फिर उसका बेटा है कौन? राजा कनिष्क। कहाँ पर राज करते हैं? इनका राजा ज्यादातर इनका जो स्थान है वो है कश्मीर वाला इलाका है। कौन सा? कश्मीर वाला इलाका। और कनिष्क से आप एक दो क्वेश्चन और ही समझेंगे क्या होता है। देखिए होता क्या, कनिष्क के शासन काल में बुद्धिस्ट काउंसिल होता है, चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल होता है। जो बौद्ध संगीत समिति है वो चौथा सम्मेलन कनिष्क के समय होता है। जैसे मैं आपको चारों बौद्ध संगीत सम्मेलन यहाँ पे पढ़ाऊँ बताऊँ उसके बारे में, तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। ठीक, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल यानी बौद्ध संगीत सम्मेलन कितने हुए थे? बौद्ध संगीत सम्मेलन या समिति कुल कितने हुए हैं? 4। कुल कितनी हुई हैं? 4। तो आपको फर्स्ट इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। लास्ट कौन सा है? फोर्थ।
याद रखेंगे पहले किस शासक के समय हुआ है, ऐसे एग्जाम में पूछा हुआ है कि पहला बुद्धिस्ट काउंसिल या पहला बौद्ध संगीत समिति किस शासक के समय हुआ था, ठीक, और स्थान किस जगह पे हुआ था, स्थान। उसके बाद क्या पूछता है, स्थान की बात पूछता है कौन इसका अध्यक्ष था। ये सारे एग्जाम में छपे हुए क्वेश्चन है, क्लियर है। यानी कि मच्छर आके बैठ गया है, ठीक। तो पहला बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, तो फर्स्ट के सामने हम पहला लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो आपको अभी हम कनिष्क के बारे में बता रहे थे, तो चौथा जो होता है बुद्धिस्ट काउंसिल वो कनिष्क के समय होता है। किसके समय, कनिष्क के समय होता है। और कहाँ पर होता है आप बताएंगे, कुंडल वन। कहाँ पे होता है, कुंडल वन। कुंडल वन कहाँ है आप बताएंगे ब्रैकेट में, कहाँ पे है, कश्मीर में है। कहाँ पर है, कश्मीर में है। देखिए शासक हो गया भाई, चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल कौन शासक था, कनिष्क था। उसके बाद स्थान क्या था, कुंडल वन कश्मीर। उसके बाद अध्यक्ष कौन था, अध्यक्ष में आप लिखेंगे वसुमित्र, वसुमित्र। उसके इस जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, इसके एक उपाध्यक्ष थे जिनका नाम था क्या, अश्वघोष। क्या नाम था, अश्वघोष। आप ये इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों नाम याद रखें, क्योंकि इसमें पूछा गया है कि जो चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, बौद्ध संगीत सम्मेलन हुआ था, उसके उपाध्यक्ष कौन थे। क्लियर है। तो बाकी में उपाध्यक्ष तो नहीं है, लेकिन चौथे वाले में हैं। उसके बाद पहला, आइए पहले में शासक कौन रहता है, अजातशत्रु। पहले में कौन शासक है, अजातशत्रु। दूसरे में कौन है, कालाशोक। दूसरे में कौन है, कालाशोक। उसके बाद तीसरे में कौन है, अजातशत्रु, कालाशोक और अशोक है। तीसरे में कौन है, अशोक है। क्लियर है। ये चीजें आपको, यानी पहला बौद्ध संगीत सम्मेलन किस शासक के समय आप बताएंगे, अजातशत्रु। दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक, चौथा कनिष्क के समय। उसके बाद स्थान में यदि बात करते हैं तो पहला हुआ था कहां पर, राजगृह में हुआ था। राजगृह, या कभी कभी गृहव्रज भी लिख के आता है। तो पहला हुआ राजगृह में। दूसरा हुआ कहां पर, वैशाली में। कहां पर, वैशाली में, वैशाली में। और तीसरा होता है कहां पर, पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में। कहां पर हुआ, पाटलिपुत्र। और चौथा आपको बताया है कहां पे हुआ है, कुंडलवन कश्मीर में हुआ है। क्लियर है। अध्यक्ष देखिए, पहले के अध्यक्ष रहते हैं महाकश्यप रहते हैं। पहले के अध्यक्ष कौन है, महाकश्यप, महाकश्यप। पहले के अध्यक्ष कौन है, महाकश्यप। दूसरे के अध्यक्ष कौन है, साबाकामी है, साबाकामी है, या सब्बाकामी बोलते हैं, सब्बाकामी है। और चौथे के कौन है, वसुमित्र और अश्वघोष हैं। और तीसरे के कौन है, तीसरे में आप लिखेंगे मोगलीपुत्र तिष्य हैं। कौन है, मोगलीपुत्र तिष्य हैं, मोगलीपुत्र तिष्य। ठीक, ये हो गए सभी बौद्ध संगीति समिति। ठीक, आपको इसको याद रखना होगा। जैसे पढ़े, याद कैसे रखना है, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क, ऐसे याद रखेंगे। 10 बार बोलेंगे याद होगा। चीजें देखिए बोलने से ही याद होती हैं। आप बोलिए, बाकी कुछ मत रखिए। देखिए आप कोई ट्रिक व्रिक नहीं दे याद रखिए, क्योंकि ट्रिक एग्जाम में फेल हो जाता है। आप 10 बार बोल के यकीन मानिए, 10 बार जैसे ही बोलेंगे आपको चीजें याद हो जाएंगी। कैसे याद होंगी, पहले हैं अजातशत्रु, फिर दूसरे पे है कौन, कालाशोक, तीसरे पे कौन, कालाशोक और अशोक है, और चौथे पे कौन है, कनिष्क है। फिर स्थान में आएंगे राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन कश्मीर में। फिर आएंगे अध्यक्ष वाले में, महाकश्यप हैं, सब्बाकामी हैं, उसके मोगलीपुत्र तिष्य हैं, उसके बाद अश्वमित्र, अश्वघोष और वसुमित्र हैं। यहाँ तक क्लियर है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। यदि जैन बौद्ध धर्म से क्वेश्चन आ रहे हैं, इस टॉपिक से क्वेश्चन आना तय रहता है, संगीत सम्मेलन से। क्लियर है। बाकी आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है। हाँ, 32वां क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है।
अभी जो लास्ट के 3 क्लास हुए हैं, देखिए हम कहाँ पे आए हैं, ये BSSC जल संसाधन परीक्षा 2007। यही क्वेश्चन आ चुका है किसमें, आपके जो अभी लिपिक वर्गीय पेपर हुआ था 2005 में और 6 में, वहाँ भी क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए क्वेश्चन का रिपीटेशन कैसे हो रहा है, एग्जाम अलग अलग प्रकार के हैं लेकिन क्वेश्चन वही आ रहा है। ये हर एक एग्जाम में, केवल बिहार ही नहीं, आप पूरे भारत के किसी भी एग्जाम में बैठेंगे तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। क्या है, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत भारत कौन आया था? फाहियान, वेनसोंग, लॉर्ड डलहौजी, हिटलर। ये तो दोनों हो ही नहीं सकते, है ना? क्यों नहीं हो सकते भाई? क्योंकि ये सब मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड है ना? ये दोनों मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड हैं, ये तो हो नहीं सकते। तो हम दो को ऑप्शन को ऐसे ही हटा देंगे। अब आया वेनसोंग और फाहियान में डिफरेंस, है ना? इन्हीं दोनों में कन्फ्यूजन होता है, लेकिन मैंने आपको कन्फ्यूजन दूर हटाने के लिए एक तरीका बता रखा है। भाई जैसा राजा है वैसा ही इसके समय यात्री आता है। देखिए हर्ष से कौन है? हर्षवर्धन है। और ह से कौन? वेनसोंग है। क्लियर? कंफ्यूजन रहा ही नहीं, कंफ्यूजन तो रहा ही नहीं। जो राजा है उसी के नाम से उसके उसके समय में यात्री आता है, तो चीनी यात्री आता है जो जिसका नाम है क्या? वेनसांग। बाकी इसके बारे में डिटेल मैंने जो पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 है उसके वहाँ पर डिस्कशन कर रखा है। तो आप वीडियो को रोकेंगे जहाँ पर आपको दिक्कत, या देखने के बाद उस पार्ट को जरूर देखेंगे, क्योंकि वहाँ से और सारे क्वेश्चन मैंने डिस्कशन किया है। ठीक, फिर आइए क्वेश्चन नंबर 32 में आते हैं। सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? ये भी क्वेश्चन मैंने आपको बता रखा है, ये भी क्वेश्चन आपको बता रखा है, सारनाथ के बारे में भी बता रखा है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? अशोक। अब आप बताइए अशोक के बारे में थोड़ा बहुत बताइए आप। अशोक किस वंश का शासक था? कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट जरूर करें, किस वंश का शासक था, किस वंश का शासक था। ये छोटी छोटी चीज है, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन तो बहुत न चांस है कि न के बराबर आए, लेकिन हाँ ये कॉन्सेप्ट आपको समझने में आसानी होती है। ठीक, ये आप बताएंगे, मैं क्वेश्चन के बारे में पहले डिस्कशन कर रखा हूँ, इसके बारे में चर्चा नहीं करूंगा। सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? आप आंसर जानते हैं, अशोक। और सारनाथ कहाँ पर है आपको पता है? सारनाथ है कहाँ भारत में? बिहार में है कि उत्तर प्रदेश में है कि राजस्थान में है? तो सारनाथ है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में पूछे कहाँ है तो आप बताएंगे वाराणसी। कहाँ है? वाराणसी। वाराणसी किस नदी के किनारे है? आप बताएंगे गंगा। भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा। जैसे भारत की अभी हाल फिलहाल वर्तमान समय में भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा है, तो आप बताइए ऋग्वैदिक पीरियड में, वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी कौन सी मानी जाती थी? कमेंट करके बताइए। ऋग्वैदिक पीरियड में, ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में भारत की ऋग्वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी, सबसे कल के क्लास में ये सब चर्चा हो रखा है, पवित्र नदी कौन सी है? आप आंसर बताएंगे, कमेंट में करके बताना। आप लोग कमेंट जरूर में करना, यहाँ पर आप पढ़े हैं तो आपको पता होना चाहिए ऋग्वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी। और ऋग्वैदिक काल में यहाँ से देखिए कितने क्वेश्चन बनेंगे। ऋग्वैदिक काल में किस नदी का उल्लेख, किस नदी का उल्लेख सबसे अधिक बार हुआ है? सबसे अधिक बार हुआ है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना? हुआ है, ये भी क्वेश्चन है, इसका भी आंसर देंगे। और ऋग्वैदिक काल में ही गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? और यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? इन सब का आप आंसर देंगे कमेंट में। क्लियर? देखिए आप अपने आप को कब भाई समझेंगे, आपको क्वेश्चन पढ़ रहे हैं यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं या किसी माध्यम से भी पढ़ रहे हैं, जैसे आपके सामने चीज़ें आ रही है, पढ़ा हुआ चीज़ें हैं, तो आपको आंसर पता होना चाहिए और एट ए टाइम पता होना चाहिए। बाद में दुनिया भर का माथा लगा के आप बता रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं आपकी तैयारी में कहीं कोई ना कोई कमी है, क्योंकि आपको तुरंत एग्जैक्ट आंसर पता होना चाहिए। तुरंत जैसे ही क्वेश्चन आए आप आंसर दो, बस
आज के कंपटीशन का समय यही रहा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। प्रसिद्ध खजुराहो की गुफा। देखिए अभी 2 ही 3 क्लास हुआ है, क्वेश्चन का रिपीटेशन शुरू हो गया है। ये क्वेश्चन भी देखिए ये भी पढ़ाया हुआ है। प्रसिद्ध खजुराहो की गुफा किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़। ठीक, खजुराहो का गुफा जो है, खजुराहो का मंदिर कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। खजुराहो का मंदिर कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। किसके द्वारा बनवाया गया था? चंदेल शासकों के द्वारा। चंदेल शासकों के द्वारा। अब चंदेल शासक के बारे में मैंने डिटेल से चर्चा प्रीवियस क्लास में मैंने कर रखा है, चंदेल शासक के बारे में। भाई इसके फाउंडर कौन होते हैं, है ना, ये सब आपके एग्जाम में पूछा गया हुआ है, इवन हर एग्जाम में आता है। तो ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। तो आप जैसे करंट अफेयर पढ़ रहे होंगे तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम बताइए आप लोग। मध्य प्रदेश के एमपी के सीएम का नाम बताइए। और एमपी की राजधानी तो पता ही होगा आप लोगों को। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी बताइए, कि सबसे एमपी की सबसे ऊंची चोटी बताइए। चोटी बताइए। भले से ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है लेकिन आपको पता होना चाहिए, है ना। इतना क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके बताएंगे, इन सब का आंसर जरूर बताएंगे। उम्मीद है यदि आप क्लास में पढ़े होंगे हमसे तो आपको इन दोनों का उत्तर पता होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 35 में आइए, लिखा हुआ कि निम्नलिखित में से एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं है। ठीक, नहीं था। तो कौन नहीं है? गौतम बुद्ध, मिलिंद, प्रसेनजीत और बिंबसार। यहाँ पे यदि आप देखेंगे, बिंबसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजीत, ये तीनों एक दूसरे के समकालीन थे। अब ये कैसे पता चलेगा? ये आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना होगा इन सब के बारे में, तब आपको पता चलेगा। तो अभी देखो एमसीक्यू हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो इसमें हमें आधे घंटे 1 घंटे का इसमें समय चाहिए, हर राजाओं के बारे में उल्लेख करना होगा। ये और हमारे जो ऑफलाइन क्लासेस चलती है वहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हैं। तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा? मिलिंद हो जाएगा। क्या आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर मिलिंद हो जाएगा। जिसको हम मिलिंद, या हम इनको इंडो ग्रीक में क्या कर रहे हैं, ये हिंद यवन शासक थे, इंडो ग्रीक में हम इनको मिनांडर भी कहते हैं, मिनांडर। ठीक, एक मिलिंद पन्हो आया था। मिलिंद पन्हो क्या था? मिलिंद एग्जाम में आया, मिलिंद पन्हो। ये मिलिंद और ये जो राजा है ना मिलिंद, और इनके नागसेन के बीच संवाद हुआ था। मिलिंद के प्रश्न, इसका मतलब क्या होता है, शब्दार्थ क्या है इसका? मिलिंद के प्रश्न। तो मिलिंद जो रहते हैं वो नागसेन से बौद्ध धर्म के बारे में प्रश्न करते हैं, और जो नागसेन होते हैं वो इनका उत्तर देते हैं। यही था मिलिंद पन्हो। ठीक है, तो ये किसके किसके बीच संवाद है आप बताएंगे? मिलिंद और नागसेन। नागसेन कौन है? बौद्ध धर्म के जानकार हैं, बौद्ध दार्शनिक जानकार हैं। मिलिंद जो होते हैं बौद्ध धर्म के बारे में प्रश्न पूछते हैं और उनका बहुत ही आसानी से ये जवाब देते हैं। यही इनके बीच में डायलॉग हुआ था, इसी का नाम मिलिंद पन्हो रखा गया है। क्लियर है? ये भी एग्जाम में आया हुआ है, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। और ये मिलिंद कौन रहता है? ये इंडो ग्रीक शासक रहते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 36 में आइए। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई, माया और वशीकरण का वर्णन है? ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानकारी रखते हैं। देखिए भारत की यदि प्राचीनतम ग्रंथ के बारे में बात करते हैं, भारत के प्राचीनतम ग्रंथ के बारे में बात करते हैं तो कितनी संख्या है? 4। वेदों की संख्या कितनी? वेद है, वेदों की संख्या कितनी है? 4। कौन कौन से? पहले नंबर पे आएगा ऋग्वेद। कौन सा आएगा? ऋग्वेद। दूसरे पे आएगा सामवेद। ठीक, तीसरे पे आएगा यजुर्वेद, और चौथे पे आएगा कौन सा? अथर्ववेद। अब देखिए इनका सीक्वेंस कभी पूछ लेता है,
इनका कभी सीक्वेंस। जो ऋग्वेद है सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीन है। इन चारों वेदों में सबसे पुराना कौन है? सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीनतम वेद है, प्राचीनतम वेद है। ये कब लिखा गया है? प्राचीन है तो कब लिखा गया था? ये लगभग लगभग 1500 बीसी, 15 यानी जीसस क्राइस्ट के जन्म के 1500 साल पहले लिखा गया था। और बाकी ये तीन जो ग्रंथ हैं, ये तीनों ग्रंथ 1000 बीसी, 1000 बीसी में लिखे गए थे, 1000 बीसी में लिखे गए थे। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? देखिए अब आप क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या आता है, वेद त्रयी के नाम से किस वेद त्रयी में किस वेद को रखा गया है? नहीं रखा गया है। वेद त्रयी में किस वेद को, किस वेद को नहीं रखा गया है? आपको पता होगा या नहीं पता होगा तो आज पता चल जाएगा। वेद त्रयी में किस वेद को नहीं रखा गया है? तो आखिरी वाले वेद को, अथर्ववेद को, अथर्ववेद को, अथर्ववेद को नहीं रखा गया है। और अथर्ववेद ही हमारे क्वेश्चन का जवाब होगा। इसी वेद में आपको जादू टोना, जादू टोना, तंत्र मंत्र, तंत्र मंत्र यानी वशीकरण के बारे में चर्चा की गई है। इसी वेद में इन सब के बारे में चर्चा की गई है। तो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। कौन सा? वेद त्रयी वाले में। वेद त्रयी में किस वेद को नहीं रखा गया? आप बताएंगे अथर्ववेद में नहीं रखा गया है। किस वेद में नहीं रखा गया है? आप बताएंगे अथर्ववेद में। तो इसके बारे में थोड़ा सा और हम डिस्कशन कर लेते हैं। एक पेज नया ले लेते हैं। थोड़ा सा आपको यदि नोट डाउन करना है तो आप इसको नोट डाउन करते हुए चलेंगे। वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चन को नोट डाउन जरूर करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। पहले हम ऋग्वेद के बारे में पढ़ते हैं। ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता कौन होते हैं? ऋग्वेद के प्रमुख देवता, प्रमुख देवता आप बताएंगे। इंद्र, इंद्र हैं, मित्र हैं, वरुण हैं और सोम हैं। ये चार प्रमुख देवता हैं जो आपके ऋग्वैदिक काल में थे। ठीक, मित्र नहीं है, उनका नाम क्या है? अग्नि है। मित्र को काट देना आप लोग, अग्नि है। ये चार प्रमुख देवता हैं कब के? ऋग्वैदिक काल के। ठीक, ये सबसे प्राचीनतम वेद है। ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीनतम है, आपको पहले ही बता दिया। ये भी एग्जाम में आया हुआ है, सबसे प्राचीनतम वेद है, सबसे प्राचीनतम वेद है। इसमें कुल कितने मंडल हैं? आप जवाब देंगे इसमें कुल मंडलों की संख्या, कुल मंडलों की संख्या है 10। कितने मंडल हैं इसमें? 10। सूक्त कितने हैं? कुल सूक्तों की संख्या, सूक्तों की संख्या 1028 है। कितनी है? 1028 है। ठीक, ऋग्वेद ऋग्वेद का उच्चारण करने वाले पुरोहित को होत्री कहते हैं। ऋग्वेद को जो पढ़ते हैं, ऋग्वेद को पढ़ने वाले पुरोहित को हम क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं। क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं। एग्जाम में आया हुआ है, ध्यान रखेंगे, कहते हैं। जो मंडलों की संख्या 10 है, अभी मंडल के बारे में भी हम चर्चा करेंगे आगे। मंडल के बारे में भी चर्चा करेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। थोड़ा सा इसको स्लाइड मूव करके ऊपर कर देते हैं ताकि हमें थोड़ा सा स्पेस मिल जाए। इसके यहाँ तक आप लोग नोट डाउन करिए। उसके बाद देखेंगे जो 10 मंडल है, जिसमें 2 से लेकर 7 मंडल तक, 2 से लेकर 8 मंडल तक एकदम
पुराने मंडल हैं। तो 10 मंडलों में 2 से लेकर 8वें मंडल तक ये सबसे क्या है, पुराना मंडल है। 2 से लेकर 9 तक पुराना मंडल है, ठीक। और पहला और 10वां सबसे नवीन मंडल है, ये सबसे बाद में जोड़ा गया, सबसे नवीन मंडल है। क्लियर है, एग्जाम में ये भी आया हुआ है, क्लियर। उसके बाद ये हमारे ऋग्वेद के बारे में हो गया। इतना सफिशियंट है आज के लिए। फिर जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ती जाएगी हम इसके बारे में और डिस्कशन करते जाएंगे। फिर आएगा क्वेश्चन नंबर 37 में। आइए क्वेश्चन नंबर 37 में जाइए। सारनाथ स्थित स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? सारनाथ में जो भाई कौन है, अशोक है। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बता रखा है। तो देखिए क्वेश्चन का रिपीटेशन शुरू हो गया है। यदि आप देख रहे होंगे तो इस क्वेश्चन का भी आंसर हो रखा है। कौन है? अशोक है। सारनाथ कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। अभी शायद ये क्वेश्चन आया हुआ था क्या? हाँ देखिए क्वेश्चन, देखिए अभी ये क्वेश्चन कहाँ पे आया है? प्रखंड सांख्यिकी सहायक परीक्षा 2010 में आया है। देखिए यही क्वेश्चन अभी इसके पहले भी आया हुआ है, आपको दिखा देते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन, नहीं मैं यहाँ पर डिस्कशन में बताया था आप लोगों को, है ना। तो ऐसे ही कुछ सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? अशोक का है। देखिए वही क्वेश्चन है, रिपीट है हुआ है। तो क्वेश्चन का देखो लेवल जो है, ऐसे ही एग्जाम में रहते हैं ज्यादातर क्वेश्चन, इसी हिसाब किताब के आते हैं। सारनाथ में स्थित स्तंभ का निर्माण किसने, देखिए वही क्वेश्चन है, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में आया हुआ है। किसने करवाया था? अशोक। अब इसके बारे में डिस्कशन क्या ही करें। देखिए कनिष्क के बारे में बता रखे हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, और समुद्रगुप्त, ये गुप्ता एम्पायर से थे, ये गुप्त शासन से थे, ये मौर्य से थे, ये कुषाण से थे, ये भी मौर्य से थे। क्लियर है। तो ऐसे होता है अप्रोच, कुछ इस तरीके से आप अपनाएंगे तो आपको चीजें पता चलेंगी। क्लियर है। देखिए ऋग्वेद में और क्या पूछता है? ऋग्वेद में पूछता है कि किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। तो ऋग्वेद के 3rd मंडल, तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। गायत्री मंत्र का उल्लेख है, एग्जाम में आया है। और गायत्री मंत्र किसके द्वारा, गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? आप बताएंगे। गायत्री मंत्र के रचनाकार हैं विश्वामित्र। कौन है? विश्वामित्र। ये भी एग्जाम में आया हुआ है कि जो गायत्री मंत्र है इसके रचनाकार कौन है? आप बताएंगे विश्वामित्र। ये ऋग्वेद के किस मंडल में, 10 मंडल में किस मंडल में है? आप बताएंगे तीसरे मंडल में है। उसके बाद 4 वर्णों का उल्लेख जो मिलता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनका उल्लेख, 4 वर्णों का उल्लेख, 4 वर्णों का उल्लेख जो है ये आपको 10वें मंडल में मिलता है। किस मंडल में? 10वें मंडल में मिलता है। और किस सूक्त के बारे में पूछा गया? जैसे आपको पता है ना ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं, आपको पता होना चाहिए। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, और उस सूक्त का नाम जिसमें 4 वर्णों का उल्लेख है। अब 1028 है तो 1028 आपको याद नहीं करना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं वो आपको याद करने हैं। तो 4 वर्णों का उल्लेख वाला जो सूक्त है, उस सूक्त का नाम है पुरुष सूक्त। क्या नाम है? पुरुष सूक्त। ये एग्जाम में आया हुआ है। तो 10वें मंडल में है, और सूक्त का नाम बताइए। आप बताएंगे पुरुष सूक्त। एक आता है 10 राज का युद्ध, बैटल ऑफ 10 किंग, वो 7th मंडल में है। अब जो मेरा क्वेश्चन बताने की तरह वार्तालाप हो रहा है ना, इस वार्तालाप यानी डायलॉग को भी सुनते, डिस्कस एक्सप्लेनेशन को भी सुनते चलिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन कभी नहीं, क्या पता कौन सा शब्द कब कहाँ पर फंस जाए। जो 10 राज का युद्ध हुआ था यानी बैटल ऑफ 10 किंग, ये जो हुआ था ये ऋग्वेद के ही 7वें मंडल में, ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। तो ऋग्वेद के बारे में ये इतनी सारी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। या सामवेद के बारे में पता है आप लोगों को? सामवेद, फिर आएगा कौन सा? यजुर्वेद, फिर आएगा कौन सा? अथर्ववेद। चलिए आगे क्वेश्चन आएंगे तो हम डिस्कशन करते चलेंगे। सर्व प्राचीन विधि ग्रंथ कौन सा है? कौन सा है होना चाहिए?
सर्व प्राचीन यानी सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन है? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस हम मनुस्मृति के साथ जाएंगे। कामसूत्र बाद में लिखा गया था, भागदूत और बाद में, इनमें से कोई नहीं था, है नहीं। तो आप जाएंगे किसमें? मनुस्मृति के ऑप्शंस को टिक करेंगे, मनुस्मृति के बारे में टिक करेंगे। बहुत बार वाद विवाद होता, चलिए वो खैर अलग किस्सा है, लेकिन इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप मनुस्मृति में को सही मानेंगे। ठीक, तो आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 39। ठीक, गुप्त संवत कब प्रारंभ हुआ था? देखिए, गुप्त संवत के बारे में आपको 78 AD के बारे में, ये कौन सा है? शक संवत है। ये कौन सा है? शक संवत है। देखिए यहाँ पर भी ये आ गया। अब जैसे आपको पता होगा तो आप इसको तो ऑप्शन को हटा ही सकते हो। फिर आया कौन सा? 301 ईस्वी। फिर आया कौन सा? 75 ईस्वी। इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जो हो जाएगा, गुप्त शासन जो चलता है 301 ईस्वी चलता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? 301 ये करेक्ट हो जाएगा। गुप्त संवत हो गया, शक संवत। चलिए, कल मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था कि शक संवत वो विक्रम संवत में कितने सालों का अंतर है? कितने सालों का अंतर है? आप लोग कमेंट करके बताइए कितने सालों का अंतर है। आप लोग कमेंट करके बताइए कितने सालों का अंतर है। देखिए, इस क्वेश्चन में मुझे लगता है कि ये जो 301 ईस्वी दिया है ये कहीं पे गलत है। ये होना चाहिए 319 ईस्वी। कितना होना चाहिए? 319 ईस्वी, यही करेक्ट है। ये गलत दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। 319 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था क्या? गुप्त संवत स्टार्ट हुआ था। ठीक, देखिए हम कुछ संवत के बारे में आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले आता है 57 BC में आता है विक्रम संवत। क्या आता है? विक्रम संवत। इसके बारे में डिस्कशन कर रखे हैं। फिर 57 के बाद आता 78 AD में, 78 AD में आता है शक संवत। शक संवत आता है। उसके बाद 78 ये हो गया। 319 AD में, 319 AD में आता है गुप्त संवत। गुप्त संवत आता है। और 622 ईस्वी में, 622 AD में आता है हिजरी संवत। हिजरी संवत आता है। इसके बारे में आइडिया होगा आपको। जब प्रॉफेट मोहम्मद रहते हैं, जब मक्का से मदीना जाते हैं, इसी समय 622 ईस्वी में ही मक्का से वो मदीना के लिए ट्रेवल करते हैं, तो होता है उसी समय चलाया जाता है क्या? हिजरी संवत। ठीक, जो मतलब मक्का से मदीना जाते हैं ना, उस प्रक्रिया को हिजरा बोलते हैं इस्लाम धर्म में। ठीक, तो इसी के नाम पे हिजरा से ही क्या नाम पड़ गया? हिजरी संवत पड़ गया। क्योंकि होता क्या है ना, जैसे ही पैगंबर मोहम्मद अपने आप को रसूल घोषित करते हैं, तो जो टर्किश लोग रहते हैं, जो स्थानीय लोग रहते हैं, वो उनका विरोध करते हैं। तो ये एक पैदल यात्रा करते हैं, वहाँ से मक्का से वो मदीना के लिए रवाना होते हैं। ठीक, तो जो सेकंड खलीफा रहते हैं वो उनको क्या कहते हैं? सेकंड खलीफा ने इसको स्टार्ट किया था। जो दूसरे खलीफा, भाई पहले खलीफा कौन हो गए? वो हो गए पैगंबर मोहम्मद हो गए। दूसरे खलीफा हो जाते हैं जिन्होंने स्टार्ट किया था हिजरी संवत। जिन्होंने क्या स्टार्ट किया था? हिजरी संवत स्टार्ट किया था। ये आप यहाँ से आप देखिए, हम लोग कितने कैलेंडर, ये क्या है? कैलेंडर है। एक हमको जो हम लोग का त्योहार अभी आधुनिक समय में हम लोग चल रहे हैं, वो हम 2000 जैसे सन 2025 चल रहा है। कौन सा सन चल रहा है? 2025। ये कौन सा कैलेंडर है? इसको हम ग्रेगोरियन कैलेंडर बोलते हैं। ये पहली क्लास देखे होंगे तो आपको पता होगा, ग्रेगोरियन कैलेंडर बोलते हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर बोलते हैं। ये सब क्या है? विक्रम संवत, शक संवत, गुप्त संवत। देखिए, जो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है इसी पे आधारित है। किस पे? शक संवत पे आधारित है। तो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर, ये भी एग्जाम में आया हुआ है, भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है इसी पर आधारित है। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पे आधारित है। क्लियर है? ये क्वेश्चन नंबर 39 हो गया। क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाइए।
गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? देखिए क्वेश्चन फिर से आ गया, शायद क्वेश्चन ये पार्ट 2 में या पार्ट 1 में मैंने इस क्वेश्चन को डिस्कशन कर रखा था, इवन कल पार्ट 3 में भी डिस्कशन किया था। तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त या इनमें से कोई नहीं। तो आप बताएंगे क्या? श्रीगुप्त। क्या बताएंगे? श्रीगुप्त बताएंगे। गुप्त संवत का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त थे। तो आपको पता होना चाहिए क्या कि गुप्त वंश में सबसे पहला शासक आता है श्रीगुप्त। कौन आता है? श्रीगुप्त आता है। श्रीगुप्त के बाद आता है घटोत्कच। घटोत्कच घटोत्कच गुप्त आता है। घटोत्कच गुप्त के बाद आता है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम। कौन आता है? चंद्रगुप्त प्रथम। उसके बाद आते हैं समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त। इसके बाद कौन आता है? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बाद आएंगे कौन? रामगुप्त। ये सीक्वेंस है, आपको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें। रामगुप्त। ठीक। रामगुप्त के बाद आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। रामगुप्त के बाद कौन आते हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय पहले यहां पर है, देखिए चंद्रगुप्त प्रथम ये है और चंद्रगुप्त द्वितीय रामगुप्त के बाद आते हैं। उसके बाद कुमारगुप्त हैं। इसके बाद कौन है? कुमारगुप्त हैं। कुमारगुप्त। उसके बाद कौन है? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त। ये पूरा गुप्ता वंश का क्या है? ये वंशावली है। देखिए श्रीगुप्त जो होते हैं ये गुप्ता शासन के क्या होते हैं? फाउंडर होते हैं। घटोत्कच गुप्त आते हैं। चंद्रगुप्त जो चंद्रगुप्त प्रथम होते हैं ये गुप्त शासन के, गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक कहलाते हैं। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक है। वास्तविक संस्थापक है, रियल फाउंडर है। और क्या इंपॉर्टेंट है? चंद्रगुप्त जो होते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय जो होते हैं, इन्हीं को हम कहा जाता है क्या? इनको कहते हैं विक्रमादित्य की उपाधि लेते हैं। किसका उपाधि लेते हैं? विक्रमादित्य का उपाधि लेते हैं। तो इनको चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या कहते हैं? इनका कभी कभी शॉर्ट में नाम आता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी इन्हीं को कहते हैं। इन्हीं को कहते हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं इन्हीं को। ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन बनते हैं, आपके एग्जाम में आया हुआ है। ठीक। और यहाँ तक क्लियर है। चलिए आज के लिए केवल इतना ही, 10 क्वेश्चन हो गए हैं। यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल जो नेटवेट स्टडी है इसको आप लोग जाके वहाँ पे कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब चैनल को करेंगे और शेयर भी करेंगे। और जो भी क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, यदि और क्वेश्चन कुछ आपको पूछना है तो आप वहाँ पे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं, किसी भी एग्जाम में आए हुए हों। ठीक है। थैंक यू सो मच।